Hello students, myself Dr. Renu Singh, Department of Botany, SRLS Government College, कालाडेरा। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में मैं नया टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर शुरू कर रही हूँ। प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टडी करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्लांट टिश्यू कल्चर को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यह ऐसी तकनीकों का समूह है जिसमें पादप कोशिका, उत्तक या अंग को निर्जमित वातावरण में, यानी कि स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में, यानी जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो, उस वातावरण में एक पोषक माध्यम पर यानी न्यूट्रिएंट मीडियम पर उगाया जाता है, जिससे उसके क्लोन्स या कॉपीज़ हम प्राप्त कर सकें। तो पोषक मीडियम वह सॉल्यूशन है जिसमें कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया जाता है। तो पादप कोशिका को या टिश्यू को या ऑर्गन को उस पोषक माध्यम पर स्टरलाइज्ड कंडीशन में, यानी निर्जमित वातावरण में ग्रो किया जाता है। हम दूसरे शब्दों में इसे ये कह सकते हैं कि किसी पादप अंग को, जिसे हम कर्तोत्तक कहते हैं, उस पौधे को उसे पौधे से अलग करके प्रयोगशाला में किसी कांच के वेसल में उगाया जाए, ऐसी तकनीक प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाती है। इन विट्रो और इन विवो दो मुख्य शब्द हैं जो इस परिभाषा में अपनी महत्ता या इम्पोर्टेंस रखते हैं। इन विट्रो मतलब किसी पौधे को उसके, इन विवो मतलब किसी पौधे को उसके वातावरणीय अवस्था में यानी नेचुरल कंडीशंस में, यानी उसके आवास स्थल पर ही रखा जाए, तो इन विवो शब्द यूज़ होता है। और इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या लैब कंडीशन में कांच के वेसल में कोई प्लांट उगाया जाए तो इन विट्रो कहलाता है। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो एक इन विट्रो टेक्निक है। प्लांट टिश्यू कल्चर के मुख्य या प्रमुख उपयोग निम्न हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर से हम अच्छे गुणों वाले पौधों की असंख्य एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं। यानी कोई अच्छे कैरेक्टर वाला पौधा, सपोज कोई फल वाला पौधा है जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, उसे हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से असंख्य उसकी कॉपीज़ या उसके डुप्लीकेट्स हम बना सकते हैं। दूसरा, परिपक्व पौधों को जल्दी प्राप्त करना, यानी पौधों को जल्दी से मैच्योर करवाना, ये भी टिश्यू कल्चर का एक यूज़ है। सीड्स की अनुपस्थिति में पादप की मल्टीपल कॉपीज़ निकालना, यानी जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं बनते उनमें टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम उस प्लांट की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। यानी उसकी जो कॉपीज़ हैं, यानी उसकी असंख्य या अनगिनत कॉपीज़ हम बना सकते हैं, यानी हम उससे अनेक पादप या प्लांटलेट तैयार कर सकते हैं। चौथा जो है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाओं से पूरे नए पादप को प्राप्त करना। यानी जो रूपांतरित कोशिकाएं हैं, यानी जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कोशिकाएं हैं, यानी जिनमें हमने अच्छे जीन्स डाले हों या उनको आनुवंशिक रूप से हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हो, उन सेल से पूरे नए प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है स्टेराइल कंटेनर्स में रखकर नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वे डिजीज़, पेस्ट या पैथोजन फ्री हों। अगला जो उपयोग है, यानी जिन पौधों के बीजों की जनन क्षमता कम होती है उनसे भी हम नए पादपों को प्राप्त कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। और डिजीज़ फ्री पौधे प्राप्त करना भी टिश्यू कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। अब हम आगे अध्ययन करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि टिश्यू कल्चर का क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले 1902 में सी हैबरलैंड ने इन विट्रो रूप से प्लांट सेल को आर्टिफिशियल माध्यम पर कल्चर किया। तत्पश्चात 1922 में WJ रॉबिन्स एंड S कोटे ने रूट्स का कल्चर किया, यानी सबसे पहले उन्होंने ऑर्गन कल्चर किया।
1934 में PR वाइट नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने टमाटर की पृथक जड़ों से असंख्य कल्चर प्राप्त किए। तत्पश्चात 1939 में RJ गॉथरेट एंड P नोवेकोर्ट ने सर्वप्रथम कैलस कल्चर प्राप्त किया, यानी कैलस का कल्चर किया। 1950 से 1960 में स्कूग एटॉल, यानी स्कूग व उसके सहयोगी, उन्होंने विभिन्न प्रकार के कल्चर मीडियम, प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ होने वाले विभिन्न कल्चर मीडियम के बारे में स्कूग एटॉल ने बताया। तत्पश्चात 1941 में सैपलिन एंड स्टीवार्ड ने आलू व गाजर पर प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि 2,4-D एंड कोकोनट मिल्क, जिसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ये टिश्यू कल्चर में लाभदायक है, यानी ये अच्छे न्यूट्रिएंट मीडियम साबित हो सकते हैं। 1948 में F स्कूग ने साइटोकाइनिन का इम्पोर्टेंस बताया टिश्यू कल्चर में। 1950 में मॉरेल ने सर्वप्रथम मोनोकोट प्लांट्स का कल्चर किया, यानी एक बीजपत्री पादपों का कल्चर सर्वप्रथम मॉरेल ने 1950 में किया। 1953 में म्यूर ने सर्वप्रथम पृथक किए गए सेल का कल्चर किया, यानी आइसोलेटेड सेल का कल्चर किया। 1958 में स्टीवार्ड एंड रीनार्ट ने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस डिस्कवर करी, जो कि उन्होंने कैरेट्स के टिश्यू कल्चर के दौरान प्राप्त की थी। 1966 और 1967 में माहेश्वरी एंड गुहा थे, जो इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स को डेवलप किया। ये थी टिश्यू कल्चर की संक्षिप्त में इतिहास, यानी कि जो प्रमुख या मुख्य खोजें थी वो इस प्रकार थी। अब हम बेसिक एस्पेक्ट्स जो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, हम उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम कुछ शब्दों को या कुछ टर्म्स को जानेंगे जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर का अध्ययन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसमें सर्वप्रथम है एक्सप्लांट, जिसे हम कर्तोत्तक भी कहते हैं। कर्तोत्तक पादप का वह भाग है जो टिश्यू कल्चर के लिए प्लांट से तोड़ा जाता है या प्लांट से निकाला जाता है, काटा जाता है। वो रूट हो सकता है, तना हो सकता है, बड हो सकती है, नोड्स या इंटरनोड्स हो सकते हैं, पत्तियां हो सकती हैं और जर्मिनेटेड सीड्स भी हो सकते हैं। तो एक्सप्लांट या कर्तोत्तक पादप से पृथक किया गया पार्ट है जिसे हमें, यानी जिस पर हमको टिश्यू कल्चर का प्रयोग करना है। जो दूसरा शब्द आता है वो है कैलस। कैलस वह अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का समूह है जिसमें कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी जब हम प्लांट पार्ट काट कर न्यूट्रिएंट मीडियम पर रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद एक सेल्स का समूह प्राप्त होता है न्यूट्रिएंट मीडियम पर, वह सेल्स का समूह ही कैलस कहलाता है। फिर हम कैलस के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको नए प्लांटलेट्स उससे तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है कल्चर मीडियम, यानी कल्चर माध्यम, जो कि एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम है जो कि मिक्सचर होता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि डेफिनेट रेशियो में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनका मिक्सचर न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है। और इस तरह से कई प्रकार के कल्चर मीडियम हैं जो स्कूग एटॉल ने दिए थे। चौथा शब्द जो आता है वो है सरफेस स्टरलाइजेशन, सतह निर्जमीकरण। स्टरलाइजेशन ऑफ द सरफेस वेयर देयर एक्सपेरिमेंट इज बीइंग कैरिड ऑन, यानी उस सतह का निर्जमीकरण जहाँ पर हम प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रयोग करेंगे। तो निर्जमीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। निर्जमीकरण करने के लिए कई विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो हम अगले लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। और स्टरलाइजेशन करना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अगर हम स्टरलाइज नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, वो उस न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो कर जाएंगे और जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट जो है यानी कि वो ख़राब हो जाएगा।
यानी प्लांट प्राप्त करने के बजाय हमें वहाँ पर माइक्रोबियल कॉलोनी मिलेगी, यानी बैक्टीरिया या फंगस वायरस का, बैक्टीरिया या फंगस या बैक्टीरिया का हमें वहाँ कॉलोनी मिलेगी, यानी वो प्लांटलेट प्राप्त नहीं होगा और वो एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। जो पांचवा टर्म है वो है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वॉललेस यानी सेल वॉल जो है उसके रहित जो सेल है वह प्रोटोप्लास्ट है, यानी अगर हम सेल वॉल को हटा दें प्लांट सेल से तो जो अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। इसके अलावा विभिन्न तकनीक्स हैं विभिन्न भाग पार्ट्स के लिए, यानी विभिन्न पादप पार्ट्स जो हैं प्लांट पार्ट्स हैं उनके लिए विभिन्न विभिन्न टेक्निक्स होती हैं। पहला है कैलस कल्चर, यानी जब कैलस का कल्चर किया जाए, यानी कैलस हमने पहले ही बताया है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज सेल्स हैं और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली सेल्स हैं, उनका कल्चर करना कैलस कल्चर कहलाता है। सेकंड है सेल सस्पेंशन कल्चर, यानी कैलस के जो स्मॉल पीसेस हैं उनका लिक्विड मीडियम में कल्चर करना। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चर करना। ऑर्गन कल्चर यानी वेरियस प्लांट ऑर्गन्स को कल्चर करना, यानी रूट को कल्चर करना, स्टेम को कल्चर करना या लीफ को कल्चर करना, इस तरह से। तो यानी विभिन्न ऑर्गन को अगर हम कल्चर करें तो वो ऑर्गन कल्चर के तहत आता है। नेक्स्ट पोलन कल्चर, यानी पोलन ग्रेन्स का कल्चर करना, यानी उन्हें ग्रो करना, उन्हें माध्यम पर उगाना, पोलन कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट एंथर कल्चर, यानी कल्चर ऑफ एंथर्स, यानी एंथर का कल्चर करना एंथर कल्चर कहलाता है। लास्ट जो है वो है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। द एम्ब्रिया डेवलप्ड फ्रॉम एनी सोमेटिक सेल्स इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रिया, यानी कायिक कोशिका से प्राप्त जो एम्ब्रिया है वो सोमेटिक एम्ब्रिया कहलाएगा और जो प्रोसेस है वो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगी। आज हमने बेसिक टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स और बेसिक शब्दावली का ज्ञान प्राप्त किया। अगले लेक्चर में हम टिश्यू कल्चर को विस्तृत रूप से आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।